sharing two screens with you now. You can see your PDF and you can see a white presentation. Yes, sir. दिख रही हैं बेटा दोनों? जब मैं इसको ऑब्वियसली स्विच कर रहा हूँ तो ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग नाउ बेटा, जो हम कल शुरू किया था हमने जस्ट, वहां से अब हम चलते हैं द इंटेग्रिटी कॉन्सेप्ट कि इंटेग्रिटी क्या होती है और कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा इंटेग्रिटी पे आते हैं। ओके, तो इंटेग्रिटी क्या चीज है वो पहले हम समझते हैं। डाटा इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी बेटा एक तरीके से ये है कि इसमें आपका कितना विश्वास हो सकता है डाटा में, ठीक है, दैट यू कैन फुल्ली बिलीव दैट दिस डाटा इज एक्यूरेट, दैट्स द इंटेग्रिटी ऑफ डाटा ऑन द होल। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से आपके क्लास के एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लेते हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेते हैं, ठीक है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन एक जगह पड़ी है, एक रजिस्टर में पड़ी है, ठीक है, और उसकी एक इंफॉर्मेशन दूसरी जगह भी पड़ी है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। लेट से दो जगह उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी है और दोनों जगह पे इंफॉर्मेशन क्योंकि सेम स्टूडेंट की है तो इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए, उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसकी क्लास, उसके पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इट नीड्स टू बी सेम। लेट अस सपोज आप जीएनडीयू से पढ़ रहे हो, इससे पहले आप पंजाब बोर्ड या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के आए हो, तो आईसीएसई बोर्ड या पंजाब बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, कॉमन इन्फॉर्मेशन पड़ी है, और जो जीएनडी में पड़ी है आपकी कॉमन इन्फॉर्मेशन, that needs to be still same, that needs to be the same, right? Yes, sir. तो अगर वो सेम है तो इसका मतलब आपके रिकॉर्ड में, आपके डाटा में मेरी विश्वास है और उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। लेकिन यहाँ पर सपोज आपके नाम के स्पेलिंग कुछ और है, यहाँ आपके नाम के स्पेलिंग कुछ और है, तो देयर इज अ मिसमैच, तो आपके डाटा में मेरे को इंटीग्रिटी नजर नहीं आ रही है बिकॉज देयर इज अ मिसमैच। तो हमारे डेटाबेस को हम विश्वास से, अच्छे से, रिलायबल तरीके से यूज कर सके, मतलब पूरी तरीके से रिलाय होके कि इसमें जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो सही है, ये विश्वास हमारे में आए, उसके लिए डाटा में इंटेग्रिटी होनी जरूरी है, ठीक है। और वो इंटेग्रिटी कहाँ से आती है? वो आती है बेटा कंस्ट्रेंट से, इससे, ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस बेटा? Yes, sir. ओके, so now बच्चे, डेटाबेस कंस्ट्रेंट से हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होते हैं बेटा हमारे रिलेशन में जो हम लगा सकते हैं या लगते हैं? उनमें से पहला कंस्ट्रेंट आता है बेटा ये डेटा टाइप का कंस्ट्रेंट, ये वाला कंस्ट्रेंट। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था डेटा टाइप्स होती हैं, है ना, रोल नंबर आपके Yes, नंबर sir. होने चाहिए, परसेंटेज आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में आपके कैरेक्टर नंबर्स, बेसिकली कैरेक्टर्स आ सकते हैं, नेम में आपके कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो डेटा टाइप सबसे पहला कंस्ट्रेंट है जो ये डिफाइन कर देता है कि इसमें किस तरीके का डेटा आ सकता है, किस तरीके का डेटा पॉसिबल है, क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं,
ठीक है, तो इसमें आपकी डेटा टाइप में आपकी लेंथ भी आ जाती है आपके डेटा की। मतलब सपोज मैं अगर कहूँ कि आपका जो नाम होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा, कैर टाइप का होगा, जिसकी लेंथ 30 से ज्यादा नहीं होगी, 30 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि आपके नाम में सिर्फ कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं। कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा, ऑब्वियसली A to Z भी हो सकते हैं, 0 to 9 भी आ सकता है उसमें, राइट। स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और मैंने दूसरी चीज कर दी कि 30 से ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं आ सकते। तो एक कंस्ट्रेंट ही हो गया ना बेटा कि आपका नाम 30 से कम होना चाहिए और कैरेक्टर ही होने चाहिए सिर्फ उसमें। तो कंस्ट्रेंट आ गया ना इसमें, एक रुकावट, जिससे इंटेग्रिटी मेंटेन रहे। रोल नंबर में मैंने जैसे बता दिया कि जो रोल नंबर होगा वो नंबर टाइप का होगा, 10 से ज्यादा डिजिट नहीं आ सकते उसमें। तो अगेन आपकी वैल्यू 0 से लेके से ज्यादा नहीं हो सकती, दिस इज आल्सो कंस्ट्रेंट। और कोई कैरेक्टर अल्फाबेट्स नहीं आ सकते आपके रोल नंबर में, A to Z, या कोई स्पेशल कैरेक्टर @ अंडरस्कोर हाइफन हैश, ये नहीं आ सकते। एक कंस्ट्रेंट ही है ना ये, लिमिट कर दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं डेटा टाइप कंस्ट्रेंट। क्लियर है? Yes, sir. ओके। दूसरा है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। लेट अस सपोज आपका एक कॉलम आता है बेटा नेशनैलिटी। अगर आप इसको फिल नहीं करते सपोज, तो मैं एक कोई डिफॉल्ट वैल्यू पिक कर सकता हूँ। अगर आप पिक नहीं करते हो ना तो आपकी नेशनैलिटी में इंडियन रख दूंगा। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रेंट। आप अगर फिल नहीं करते हो तो जो मैंने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है ना वो हो जाएगा। अगर आप अपना लेट अस से हमारे कॉलेज में आके आप अपना जेंडर डिस्क्लोज नहीं करते हो, जो फिल करना भूल जाते हो, बाय डिफॉल्ट वी विल टेक इट एज फीमेल। ठीक है, दैट्स कॉल्ड डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रेंट और डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. द थर्ड इज द नॉट नल कंस्ट्रेंट या नलेबिलिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, इसको नॉट नल कंस्ट्रेंट भी कह सकते हो आप। तो लेट सपोज आप मेरे को कोई डेटा दे रहे हो, लेट से अपना डेटा दे रहे हो, और आप अपना नाम नहीं दे रहे हो मेरे को। बट अगर आप अपना नाम नहीं देते हो मुझे तो आई कैन नॉट एड्रेस यू प्रॉपरली। तो मेरे लिए आपका नाम जरूरी है, राइट। तो मैं इस पर एक कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ कि ये आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो मैं इस पर कंस्ट्रेंट लगा दूंगा कि नॉट नल, ये आप खाली नहीं छोड़ सकते, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू फिल इट। ठीक है, जैसे यहाँ आपने नेशनैलिटी खाली छोड़ दिया तो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू एक लगा दी। लेकिन नॉट नल का मतलब क्या है कि आपको नाम प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ सकते। इज दैट ओके? Yes, sir. The next one is the primary key constraint. Now प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या होता है? अगर कोई ऐसी चीज जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली डिटरमाइन कर सके इन द डाटाबेस, तो वो कंस्ट्रेंट आपका प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल
आपके रोल नंबर से मैं पूरे कॉलेज में आपको यूनिकली डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे आप में से किसी का रोल नंबर अगर हम फेच करते हैं, लेट्स से 201002, दैट बिलोंग्स टू मनप्रीत एंड ओनली मनप्रीत, और किसी और का नहीं होगा। 201007, दैट विल बी सिमरनप्रीत। 008, दैट विल बी पलप्रीत। तो रोल नंबर को मैं क्या कह सकता हूँ, दैट इज योर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो होता है उसकी वैल्यू यूनिक भी होगी और नल नहीं हो सकती, खाली नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, रोल नंबर आपको भरना ही पड़ेगा, या आपको दिया ही जाएगा, और वो यूनिक भी होगा। दैट इज योर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। और ये एक टेबल में, एक रिलेशन में एक ही कॉलम पर लग सकता है, एक ही मतलब लग सकती है प्राइमरी की, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, तीन Yes, चीजें sir. हैं। Yes, एक sir. टेबल पर एक ही प्राइमरी की लग सकती है। दूसरा, ये नल नहीं हो सकता, मतलब नॉट नल तो इसमें लगा ही हुआ है साथ में। तीसरा, ये यूनिक होगा, वैल्यू यूनिक होगी। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड प्राइमरी की। यूनिक होगी इसकी वैल्यू, तभी हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं ना कि कौन है ये। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज यूनिक की कंस्ट्रेंट या यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक आपको मैं बता ही चुका हूं, अलग अलग होना। ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी की से अब अलग कैसे है। यूनिक में अब बेटा वैल्यू यूनिक इसमें भी आएगी, प्राइमरी की में भी यूनिक वैल्यू आएगी, लेकिन दो मेजर डिफरेंस है। प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं आ सकती, उसमें नॉट नल भी साथ में लगा हुआ है। यूनिक में नल वैल्यू आ सकती है, मतलब अगर आप वैल्यू नहीं देते हो तो चलेगा, नो इश्यूज इन दैट। दूसरा, यूनिक की एक टेबल में या एक रिलेशन में एक से ज्यादा लग सकती है, एक से ज्यादा कॉलम्स पर लग सकती है। ठीक है, Yes, sir. इज दैट ओके? Yes, sir. इसके बाद आते हैं हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट पे। फॉरेन की कंस्ट्रेंट को समझने के लिए अब इस तरीके से समझो। लेट्स से, एक आपको याद होगा, आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी, स्टूडेंट टेबल में एक इंचार्ज फील्ड हो। अब इंचार्ज एक टीचर ही हो सकता है, और वो एक टीचर टेबल में उसका नाम होना चाहिए, नाम एंट्री होनी चाहिए उसकी, बेसिकली नाम होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन या जो भी आप रिकॉर्ड्स रखना चाहो उसके, वो होने चाहिए। अगर यहाँ पर वो नाम होगा, यहाँ पर वो उस नाम का टीचर होगा, वही बेटा यहाँ पर इंचार्ज बन सकेगा। जैसे सपोज आई एम इन चार्ज ऑफ सम क्लास और सम स्टूडेंट, तो अगर मैं इसमें यहाँ पर मेरी एंट्री होगी, तभी मैं किसी का इंचार्ज हो सकता हूँ ना सेम कॉलेज में। रिमेंबर दैट एग्जाम्पल? रिमेंबर दैट एग्जाम्पल? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. जैसे हमने उस टाइम पर एक रिकॉर्ड यहाँ पर रखा था, जैसे आपके मैम का। ठीक है, तो शी इज योर इंचार्ज, तो यहाँ पर उनका नाम या उनकी आईडी तभी आ सकती है अगर उनका एक रिकॉर्ड हो टीचर टेबल में। तो इसको बोलते हैं बेटा फॉरेन की कंस्ट्रेंट या रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। एक सेकंड, वो भी लिख देता हूँ मैं, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यूज को मैं लिमिट कर रहा हूँ। यहाँ पर वही नाम आ सकते हैं जिनके नाम टीचर टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मान लो टीचर टेबल में 100 नाम एग्जिस्ट करते हैं या 100 वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो यहाँ पर उन 100 में से कोई एक ही आ सकता है। तो ये भी एक तरीके का कंस्ट्रेंट हो गया ना, रुकावट हो गई कि इतनी वैल्यूज आ सकती हैं, बस इनमें से ही कोई एक आ सकती है। तो
हमारे टेबल में ये दो टेबल्स के बीच होगा, तो हमारे टेबल में वही वैल्यू आ सकती है जो दूसरे टेबल में किसी कॉलम में एग्जिस्ट करती होंगी। इसको बोलते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसी और लास्ट है बेटा चेक कंस्ट्रेंट। ये मैंने आपको कल जैसे बताया था कि आपके कोर्स में बेटा क्या क्या वैल्यू आ सकती है, कोर्स में क्या क्या वैल्यू आ सकती है। लेट से 60 कोर्स है हमारे कॉलेजेस में, ठीक। तो आपकी वो वैल्यू इन 60 में से कोई एक ही आ सकती है, ठीक है। एक और एग्जांपल से अगर हम Yes. समझे, लेट से जेंडर की अगर मैं बात करूं कि जेंडर में आप क्या एंटर कर सकते हो, यू कैन ईदर एंटर मेल फीमेल, okay, also another ruled transgender, okay, you can enter only these three in our country, these three values। इन तीनों के अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, यूजर डिफाइंड, जो ये बताएगा कि आप क्या क्या वैल्यू भर सकते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट वो वाले होते हैं जो हम फॉरेन की से, प्राइमरी की से या यूनिक की से हम बना नहीं सकते हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी कंस्ट्रेंट आपने पहले किए हैं ये सारे इनबिल्ट होते हैं, बने बनाए होते हैं, इनको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो ये चेक कंस्ट्रेंट होता है ये हम बना सकते हैं। जैसे मैं सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई गेम पिक करनी ही करनी है। तो लेट से हमारे पास सिर्फ 5 गेम्स हैं, लेट से क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन एंड चेस, ठीक है। तो आपको इन पांचों में से कोई पिक करनी पड़ेगी, दैट्स इट। तो यहाँ मैं चेक कंस्ट्रेंट लगा दूंगा कि गेम या तो चेस होनी चाहिए या बैडमिंटन होनी चाहिए या क्रिकेट होनी चाहिए या हॉकी होनी चाहिए या टेबल टेनिस, इन पांचों में से कोई एक होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड चेक कंस्ट्रेंट। और इसमें वैल्यूज आप देते हो, ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रेंट है। तो कोई भी कंस्ट्रेंट में कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो आप। डाटा टाइप डिफॉल्ट, नल नॉट नल कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, यूनिक की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, बोल सकते हो, पूछ सकते हो। Clear है sir. सारों को क्लियर है? I'm giving you 20 seconds, think about it। और कोई डाउट हो तो पहले पूछो। ओके, लेट्स मूव अहेड देन। ऑपरेशंस आपको मैंने बोले थे, 4 ऑपरेशंस आप कर सकते हो। इंसर्ट कर सकते हो, रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और क्वेरी कर सकते हो, जिसको हम फेच करना कहते हैं या रिट्रीव करना कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कल हमने आई थिंक डिटेल में किए थे, तो दोबारा तो करने की Yes. जरूरत नहीं। No sir. ओके, No. आगे बढ़ते हैं बेटा। क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिलेशनल डेटाबेस मॉडल फॉर अकाउंटिंग। इसमें एक चीज जो आपकी पहले चीज में आती है वो ये है, स्कीमा। क्लियर है बेटा? स्कीमा कल हमने किया था, Yes sir. Yes. स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटाबेस, इसमें क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या टेबल है, क्या क्या डाटा टाइप्स यूज की हुई हैं, क्या कॉलम्स यूज किए हुए हैं टेबल्स में, उनकी क्या टाइप्स हैं, उन पर क्या कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, वो सारी चीज क्या होती है? स्कीमा, स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटाबेस। स्ट्रक्चर मतलब क्या टेबल्स हैं उस डेटाबेस में, टेबल में क्या कॉलम है, उन कॉलम पर क्या कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, उन कॉलम की क्या टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स हैं, ये सारा क्या चीज बन जाती है? स्कीमा,
structure of your database. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं अब। क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्लियर था ना, इसकी डेफिनेशन हमने की है। आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले की थी। रिलेशनल मॉडल क्या होते हैं, जिसमें आपकी रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स पे हेडर लगे होते हैं। रिमेंबर दैट थिंग? Yes, sir. ओके, तो अब मैं आपको आगे थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। अगर आपने क्रिएट करना है, ओके, थोड़ा पेज उलट पुलट लग गए हैं। चलो इसको पहले ही करते हैं हम। तो ईआर डायग्राम याद है बेटा सभी को? Yes, sir. तो जब पहले आपने जब भी कॉन्सेप्चुअलाइज करना है कि मैंने एक डाटाबेस बनाना है, तो सबसे पहले आप कोशिश करते हो कि ईआर डायग्राम बनाया जाए, ठीक है? और आप चाहो तो ईआर डायग्राम बना के रिलेशनल मॉडल बनाओ, रिलेशनल डाटाबेस बनाओ, या आप सीधा रिलेशनल डाटाबेस भी बना सकते हो, ठीक है? ये आपकी मर्जी है। लेट्स से आपको मैंने एक डाटाबेस बनाने को बोला कि ये अकाउंटिंग का या किसी भी चीज़ का एक डेटाबेस बनाना है आपने, तो आप सीधा भी बना सकते हो, जिसमें आप खुद फटाफट डिस्कस करके अपने क्लाइंट के साथ देख सकते हो कि इसमें क्या क्या टेबल बनने हैं, क्या क्या रिलेशन बनने हैं, ठीक है? उनमें क्या क्या आपके कॉलम्स आएंगे, उनकी क्या डाटा टाइप्स होगी। जैसे मैंने आपको एक कॉलेज का बनाने को बोला है, तो आप समझ सकते हो उसमें स्टूडेंट होगा एक टेबल टीचर होगा, एक टेबल नॉन टीचिंग का होगा, ठीक है? नॉन टीचिंग का होगा, एक टेबल कोर्सेज का होगा, ठीक है? फीस का हो सकता है। तो ये टेबल्स हो सकते हैं। इनमें अब क्या क्या आपके कॉलम्स होंगे वो भी आप डिफाइन कर सकते हो कि स्टूडेंट में रोल नंबर हो सकता है, आईडी हो सकती है, नाम हो सकता है, ठीक है? क्लास कोर्स हो सकता है। जो ये कोर्स होगा ये इसको रेफर करेगा, इनमें से कोई कोर्स होना चाहिए, ठीक है? इंचार्ज हो सकता है, इंचार्ज इसको रेफर करेगा कि वो टीचर होना चाहिए, कोई इंचार्ज आपका। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ईआर डायग्राम बनाते हो कि ये मेरा एक स्टूडेंट एक एंटिटी होगी, मेरी एक टीचर एंटिटी होगी, उनमें एक रिलेशन होगा, ठीक है? तो ये आप सारा कुछ डिफाइन अगर ईआर डायग्राम से करते हो, तो ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं अब बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू गॉट द पॉइंट कि हम कर क्या रहे हैं? यू गॉट द पॉइंट कि हम कर क्या रहे हैं बेटा?